गुजरात चुनाव के दूसरे चरण से ठीक पहले अहमदाबाद के शाही इमाम ऐसा क्यों कह रहे हैं कि जो लोग औरतों को टिकट देते हैं वो इस्लाम के खिलाफ हैं? आखिर इस तरह का बयान ठीक दूसरे चरण से पहले क्यों दिया गया? क्योंकि आप जानते हैं दोस्तों, इस तरह का बयान जो है वो एक बार फिर हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में मुद्दे को जो है वो भड़काएगा और एक बार फिर वोटों का बंटवारा कर सकता है। बात यहां नहीं रुकती दोस्तों, कुछ और घटनाक्रम पर आपको निगाह डालनी पड़ेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक रात पहले अपनी मां के पास जाते हैं, कैमरेस के सामने उनसे मुलाकात करते हैं। बात वहां नहीं रुकती, इस खबर को देखिए दोस्तों। 4 दिसंबर यानी कि कल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों की बड़ी बैठक होती है। दूसरे चरण के मतदान से पहले गहन चिंता हो रही है, और यह चिंता क्यों हो रही है मैं आपको बताता हूं। क्योंकि पहले चरण के मतदान में जो उम्मीद भारतीय जनता पार्टी ने की थी वैसा हुआ नहीं है दोस्तों। मत प्रतिशत बहुत कम रहा है। यह भी कहा जा रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी का समर्थक है वो मैदान में नहीं उतरा है, और उसी के चलते चुनाव आयोग ने, याद कीजिए, बहुत तल्ख भाषा का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि दूसरे चरण के मतदान में ज्यादा से ज्यादा लोग मैदान में उतरे हैं। मगर सबसे बड़ी बात दोस्तों, अहमदाबाद के शाही इमाम का यह बयान जिसमें वो ये कहते हैं कि औरतों का चुनाव लड़ना जो है हराम है, इस्लाम के खिलाफ। आपके स्क्रीन पर दोस्तों यह है अहमदाबाद जामा मस्जिद के शाही इमाम, जिनका नाम है शब्बीर अहमद सिद्दीकी। मैं आपको एक एक करके बतलाना चाहता हूं दोस्तों इन्होंने क्या कहा आपके स्क्रीन पर। वो कहते हैं, इस्लाम की बात अगर आपने लाई है तो मैं आपको एक बात बताऊं, अभी आपने देखा नमाज पढ़ रहे हैं, क्या आपको एक भी औरत नजर आई? और इस्लाम में सबसे ज्यादा अहमियत जो है वो नमाज को है। अगर औरतों का इस तरह से लोगों के सामने आना इस्लाम में जायज होता तो उनको मस्जिद से नहीं रोका जाता। मस्जिद से रोक दिया गया क्योंकि औरतों का इस्लाम में एक मुकाम है। समझ गए ना आप? अब आगे सुनिए दोस्तों क्या कह रहे हैं। तो इसलिए जो कोई भी औरतों को टिकट देता है वो इस्लाम के खिलाफ है, वो बगावत करते हैं। समझ गए आप? इस्लाम के खिलाफ उनका यह अमल है। आपके पास मर्द नहीं है क्या? औरतों को क्यों ला रहे हैं? इससे हमारा मजहब कमजोर होता है। दोस्तों बात यहां नहीं रुकती, इसके बाद सिद्दीकी साहब इसे सीधे तौर पर कर्नाटक के हिजाब विवाद से जोड़ देते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं मामले को ज्वलंत किया जा रहा है। यह बतलाने की कोशिश की जा रही है कि इस्लाम के अंदर औरतों का राजनीति में उतरना जो है वो हराम है। वो भूल गए कि दिल्ली की सल्तनत पर एक ऐसा जमाना था जब रजिया सुल्तान की बादशाहत थी। वो भूल गए कि इस देश के इतिहास में ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां मुस्लिम औरतों ने समुदायों की नुमाइंदगी की है, पार्लियामेंट सीट्स की नुमाइंदगी की है, सांसद बनी हैं। मगर बहुत चालाकी के साथ इमाम साहब जो हैं इसे हिजाब के साथ जोड़ते हैं। वो क्या कहते हैं? कहते हैं कि हमारा मजहब इस्लाम इसलिए कमजोर होगा, चलकर आप कर्नाटक ही देख लीजिए। कर्नाटक में हिजाब का मसला चला, उस पर काफी हंगामा हुआ। अगर आप अपनी औरतों को एमएलए, काउंसलर बनाएंगे बिना मजबूरी के, तो फिर उससे क्या होगा? हम हिजाब को महफूज नहीं रख पाएंगे, इस मसले को हम नहीं उठा सकेंगे, क्योंकि हुकूमत हमसे कहेगी कि आपकी औरतें तो असेंबली में जा रही हैं, पार्लियामेंट में जा रही हैं, ऐसे में हिजाब की क्या जरूरत है? म्युनिसिपैलिटी की बोर्ड में जाकर बैठ रही हैं, स्टेज पर बैठ रही हैं, लोगों से अपील कर रही हैं, इलेक्शन के लिए घर घर जा रही हैं। आगे वो इस बात को फिर दोहराते हैं, इस्लाम में औरतों की आवाज औरतें ही हैं, इसलिए मैं इसके खिलाफ हूं। आपको लड़ाना है तो मर्दों को टिकट दीजिए, औरतों को मत दीजिए। और फिर वो अपना लॉजिक भी बतलाते हैं कि दरअसल औरतों को क्यों टिकट दी जा रही है। इमाम साहब क्या कह रहे हैं आपके स्क्रीन पर? अब देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे जहन में औरतों को टिकट इसलिए दी जा रही है क्योंकि औरतों का रुतबा परिवार में बहुत अहम होता है। मेरा ख्याल है आजकल औरतों की ज्यादा चलती है। अगर औरतों को अपने कब्जे में कर लो तो उनके जरिए पूरा परिवार जो है आपके कब्जे में आ जाता है। दोस्तों, मौलवी साहब ने धर्म का सहारा लिया है। इसके जरिए एक तीर से दो शिकार हैं।
सबसे पहली बात, गोदी मीडिया को वजह मिल गई। दूसरे चरण के मतदान के दौरान आज पूरे दिन मैं दावे के साथ कह सकता हूं, गुजराती न्यूज चैनल्स, हिंदी न्यूज चैनल्स इसी मुद्दे पर जोरदार डिबेट्स करने वाले हैं। कल शाम को भी डिबेट हुए होंगे। मैं न्यूज चैनल्स नहीं देखता, मैं नहीं जानता हूं कल शाम क्या चला है, मगर इसका मकसद साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि ठीक एक दिन पहले इस तरह का बयान दो ताकि हिंदुओं और मुसलमानों के वोट जो हैं वो उथल पुथल हो जाएं। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि दिल्ली के अंदर भी जो शाही इमाम थे उन्होंने एक फरमान जारी किया था कि लड़कियां मस्जिद के अंदर अकेली नहीं जा सकती, और राजनीतिक हालात थे एमसीडी के चुनाव को लेकर। यह बात अलग है कि जब उनकी आलोचना हुई तो उन्हें अपना वो आदेश वापस लेना पड़ा। शाही इमाम साहब ने हमें यह नहीं बताया कि अगर उन्हें लगता है कि लड़कियां अकेले जाने से माहौल खराब होता है तो क्या लड़कों के अकेले जाने से माहौल खराब नहीं होता। तो ये तमाम मुद्दे हैं जो हमारे सामने हैं, ये तमाम सवालात हैं जिनके जवाब दिए जाने बाकी हैं कि आखिर क्या वजह है कि चुनावों से बस कुछ दिन पहले या चुनावों के ठीक एक दिन पहले इमाम साहब आते हैं और ऐसा भाषण देते हैं या ऐसा बयान देते हैं जिसका असर चुनावों पर पड़ सकता है। आप मुझे बताइए ना, इसको लेकर क्या सवाल उठेंगे। पहली बात, यह कहा जाएगा तमाम मीडिया चैनल्स के जरिए कि इस्लाम रूढ़िवादी है, पुरानी सोच के हैं, औरतों को बढ़ावा नहीं मिलता है। इसी लाइन पर दिन भर बहस चलती रहेगी। जी हां, इसी लाइन पर बहस चलती रहेगी और पूरा मीडिया और पूरी भारतीय जनता पार्टी जो है इन इमाम की सोच के साथ पूरे मुसलमानों की सोच को जोड़ देगी। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या इस देश में मुस्लिम महिला सांसद नहीं रही हैं? हमारे सामने ढेरों मिसाल हैं। और सबसे बड़ी बात, रजिया सुल्तान दिल्ली की सल्तनत पर काबिज थीं, वहां की मलिका आजम थीं। यह ना भूलें कि हमारे सामने ऐसी ढेरों मिसालें हैं जहां बेशक मुस्लिम महिलाएं जो है वो सामने ना हो, मगर वो तख्त के पीछे की ताकत भी रही हैं। आधुनिक राजनीतिक इतिहास में और प्राचीन राजनीतिक इतिहास में भी मौलवी साहब ने, इमाम साहब ने जो बात की है वो कहीं ना कहीं औरतों की तौहीन कर रहे हैं, यह कहकर कि इस्लाम के अंदर औरतों को टिकट देना हराम है। मगर सबसे बड़ी बात दोस्तों, मैं धर्म की बहस में नहीं पढ़ना चाहता हूं, मैं इस मुद्दे को प्योरली राजनीतिक निगाह से देखना चाहता हूं। दूसरे चरण के मतदान से पहले इस तरह का बयान देना यह प्रमाणित कर रहा है कि कुछ अदृश्य ताकतें हैं जो बौखला गई हैं, कुछ अदृश्य ताकतें हैं जो इमाम साहब से कथित तौर पर कह रही हैं कि इस तरह के बयान दिए जाएं। और यह ना भूलें, यह इंटरव्यू किसको दिया गया है? ANI, जी हां, वो समाचार एजेंसी जो भारतीय जनता पार्टी के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हैं। इनके पत्रकार हों, इनके रिपोर्टर्स हों, इनमें और गोदी मीडिया में कोई फर्क नहीं है दोस्तों। यह इंटरव्यू दिया गया है ANI को ताकि हर न्यूज चैनल इसका इस्तेमाल कर सके, ताकि इमाम साहब को हर न्यूज चैनल को इंटरव्यू ना देना पड़े। सोचिए कि पर्दे के पीछे किस तरह का खेल खेला जा रहा है। मैं एक बात समझना चाहता हूं, जब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी का ऐसा दावा है कि आपने विकास किया है, तो इस तरह के पैंतरों की आजमाइश क्यों हो रही है? क्या वजह है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह 2002 के दंगों की याद दिलाते हैं? क्या वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुली सभा में समुदाय विशेष को आतंकवाद के साथ जोड़ के देखते हैं? क्या वजह है? क्या वजह है कि आप लोग सिर्फ विकास के मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ सकते? क्या कॉन्फिडेंस की कमी है? क्या आत्मविश्वास की कमी है? क्या आपके मन में यह डर है कि हम 100 सीट पार नहीं कर पाएंगे? मैं तो लगातार कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी गुजरात आराम से चुनाव जीत सकती है, मगर ये तमाम पैतरे दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं तो कुछ गड़बड़ है। क्या हो रहा है दया? पता लगाओ। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।